तो आइए बच्चों, अब हम लोग का ये थर्मोडायनामिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर फिफ्थ। अर्लियर जितने अभी तक हम लोगों ने 1 to 4 तक लेक्चर डिस्कस किया है, उन सारे लेक्चर्स में हम लोगों ने एलिमेंट्री डेफिनेशंस, वर्क रिवर्सिबल, वर्क रिवर्सिबल, इसके रिगार्डिंग वर्क से जो फार्मूला हम लोगों का आ रहा था वो बताया था, इंटरनल एनर्जी बताया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताया, फिर स्पेसिफिक हीट के बारे में हमने आपको बताया था। तो अभी तक जहाँ तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, वहाँ तक के कॉन्सेप्ट्स को कॉरिलेट करते हुए इस लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम से डिस्कस किए जा रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम एलिमेंट्री भी है, कुछ एलिमेंट्री से थोड़ा एबव लेवल भी है। अभी बहुत एडवांस लेवल आप सोचिएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ा चैप्टर पूरा फिनिश्ड होने दीजिए, फिर हमारे सारे कॉन्सेप्ट मिलकर के प्रॉब्लम आएंगे। तो अभी फिलहाल एक सिंपल सा क्वेश्चन क्या है वो एक बार हम रीड कर देते हैं, जरा सुनिएगा। 2.8 gram of N2 gas at 300 Kelvin and 20 atmosphere was allowed to expand isothermally against a constant external pressure 1 atm. Find del U, Q and W. आंसर हमने आपको दे दिया है। आंसर हमने इसलिए दे दिया है कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे नहीं, हमारी आदत भी नहीं है। जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो इन नेचर से फैमिलियर हैं हमारे, कि हम प्रॉब्लम कभी सॉल्व करके नहीं देते हैं। हम उनको प्लानिंग बताते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है, वो स्किल डेवलप हम कैसे करें। ठीक है, तो आंसर है यहाँ, हम प्लानिंग पूरी आपको बता रहे हैं, आप प्लानिंग के अकॉर्डिंग समझिएगा। तो आइए, पहली लाइन यहाँ देखिए, आइसोथर्मली और इनटू गैस। कहीं इसने नहीं कहा है कि आप गैस को रियल एज्यूम कीजिए, तो हम लोग गैस को आइडियल अगर मान ले तो एक आइडियल गैस का एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन आइसोथर्मली डेल यू को जीरो बनाता है। आंसर आपका दे रहा है डेल यू इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट थ्योरी जो हम लोगों ने अर्लियर पढ़ा था उसी को हमने कॉरिलेट किया, हमारा आंसर आ गया डेल यू का। अब अगर आप फर्दर पढ़िए तो 20 एटमॉस्फेयर से 1 एटीएम पे गैस जा रहा है, प्रेशर रिड्यूस्ड हो रहा है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब यह एक्सपांसन का केस है। और अगर एक्सपांसन का केस है तो वर्क नेगेटिव होगा। तो आइए, अगर आप देखिएगा तो वर्क नेगेटिव है और डेल यू जीरो बनना है, तो उसका क्यू जो होगा वो मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही होगा, सिर्फ साइन उल्टा हो जाएगा। देखिए, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल यू इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू अर्लियर डिस्कस्ड है। अब बच्चे बोलेंगे चलो सर हर बात समझ में आ गया, हम यहां से डब्ल्यू कैसे फाइंड आउट करें? तो बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी। साइन माइनस लगना है, हम प्रॉब्लम को हटाते हैं और पूरा फाइनली लिख रहे हैं कि कैसे हम लोग इस वर्क को फाइंड आउट करें। वर्क निकालने का फॉर्मूला हम लोग के पास है, माइनस तो एक्सपांसन है, दैट इज वाई पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी। अब आप आ जाइए तो सवाल में, इस प्रॉब्लम में आपको डायरेक्ट वॉल्यूम इनिशियल और फाइनल गिवन नहीं है, इसलिए इतना इजीली आप डेल वी फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगाइए, उससे वॉल्यूम इनिशियल और वॉल्यूम फाइनल आ जाएगा। वही डेल वी हमने किया है, एन आर टी बाई पी फाइन डिवाइडेड बाई पी फाइनल माइनस एन आर टी बाई पी इनिशियल। चूंकि एन आर टी हमारा वी इनिशियल और वी फाइनल की केस में, या प्रेशर इनिशियल और प्रेशर फाइनल की केस में कांस्टेंट था, इसलिए हमने इसको N1 R1 T1 नहीं लिखा है, NRT ही लिखा है। प्रेशर हमारा चेंज हो रहा है, इसलिए P फाइनल P इनिशियल गिवन है। एक्सटर्नल प्रेशर शायद आपने 1 एटीएम पर फाइनली जाना था, ये आपको पता है। प्रेशर फाइनल हमारा 1 एटीएम पे गया था और प्रेशर इनिशियल 100 या 10 कुछ समथिंग गिवन था न्यूमेरिकल में, जो आप देख लेंगे, शायद ग्राम गिवन था, उससे मोल आ जाएगा। और पता है प्रॉब्लम में टी गिवन है, आप वैल्यू पुट कीजिएगा। चूंकि हमने प्रॉब्लम यहाँ से हटा दिया है, इसलिए अगर आप 1 मिनट का टाइम दे तो हम ग्राम वगैरह आपको बता दें कि कितने ग्राम हैं। 2.8 ग्राम इंटू है, तो उस 2.8 ग्राम इंटू को आप मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। आर का आइडिया है, टी का आइडिया है। अगर आप आर डायरेक्ट 8.314 वाला यूज करोगे तो आपका जूल में आंसर आएगा। अगर आप एनआरटी वाला यूज करोगे तो आगे 101.26 मल्टीप्लाई करोगे, वो जूल में आ जाएगा। उम्मीद करें प्रॉब्लम की प्लानिंग समझ में आ गई होगी। अब आप एक बार पेन चलाइएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बढ़ा जाए आगे।
सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं। अच्छा प्रॉब्लम है, समझने वाला प्रॉब्लम है। पहले हम प्रॉब्लम रीड कर देते हैं ताकि मान लीजिए कहीं पर आपका कोई कट रहा हो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड का, तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाए कि वो क्या है। प्रॉब्लम रीड कर रहे हैं, बोर्ड देखिएगा। 1 liter flask containing ammonia gas at 2 atm 200 Kelvin are connected by narrow tube of negligible volume to another 800 milliliter flask containing, यहाँ containing है HCl gas at 8 atm, 200 Kelvin. The two gases react, ऐसा रिएक्ट हो रहा है। ये एक नया टर्म आया है, डेल एच इंथैल्पी होता है। अभी हम यहाँ हल्का आइडिया आपको दे देंगे। NH4Cl सॉलिड, डेल एच इज इक्वल टू -43 किलो जूल पर मोल। अगर डेल एच का साइन नेगेटिव हो तो याद रखिएगा वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। हम यहाँ प्रॉब्लम नहीं मेंशन कर देते हैं, मतलब ये एक्सो है। If heat capacity of HCl कांस्टेंट वॉल्यूम पर है 2 जूल पर केल्विन पर मोल, डिटरमिन द हीट प्रोड्यूस्ड, टेम्परेचर फाइनल एक इंफॉर्मेशन दे दिया है। हीट कैपेसिटी ऑफ फ्लास्क एंड अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट इज नेग्लिजिबल। उसका हीट कैपेसिटी आपने एज्यूम नहीं करना है, ठीक है। प्रॉब्लम पूरी समझ में आ गई बातें। अब थोड़ा हम लोग इस प्रॉब्लम का एक रफ पिक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो आइए पहले हम प्रॉब्लम को हटाते हैं। चलिए, जो हमारा प्रॉब्लम बता रहा है उसके अंदर 1 लीटर के एक फ्लास्क में अमोनिया गैस 2 एटीएम और 200 केल्विन पे रखा हुआ है इनिशियली। दूसरा फ्लास्क 800 मिलीलीटर का है, इसमें HCl गैस रखा हुआ है जो 8 एटीएम और 200 केल्विन पे है। हमारा ये अभी क्लोज्ड है। यही दिया हुआ है कि इसकी नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, ये जो पाइप कनेक्टिंग है क्लोज्ड करके अभी हमने रखा हुआ है। हम अब क्या किए, इस वॉल्यूम, इस प्रेशर और इस टेम्परेचर से अमोनिया का एक्चुअल मूल कितना प्रेजेंट है वो निकाल लिए। PV = nRT लगाकर वो हमारा 0.125 मोल आ गया। और सिमिलरली हमने HCl से, इस इंफॉर्मेशन से HCl का मोल निकाल लिया तो वो हमारा 0.4 मोल आ गया। यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। हम क्या कर रहे हैं, इस स्टॉपकॉक को ओपन कर दे रहे हैं। टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट है। अगर डिफरेंट टेम्परेचर होता तो फिर प्रॉब्लम की प्लानिंग अलग होती। तो स्टॉपकॉक आपने ओपन कर दिया। स्टॉपकॉक ओपन करने के बाद अमोनियम क्लोराइड आपका फॉर्म हो रहा है, जो हमने रिएक्शन की फॉर्म में यहाँ लिखा है। देखिएगा, अमोनिया गैस प्लस HCl गैस, अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट कर गया। टाइम 0 पर अमोनिया का मोल था 0.125, HCl का मोल था 0.40 मोल, अमोनियम क्लोराइड 0 था। जब ये रिएक्ट किया तो अमोनिया लिमिटिंग रिएजेंट है, ये 0 मोल बना, 1:1 का रिलेशन है। तो HCl का भी 0.125 मोल डिकम्पोज होगा तो बच गया 0.275 मोल और अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ 0.125 मोल। सिंपल जो स्टोइकोमेट्री था इसको अभी हम फाइनली मिटाकर ऊपर लिखेंगे। जहां तक हमारा पहले स्टोइकोमेट्री था हमने वहां तक काम कर लिया। अभी हमने आपको प्रॉब्लम समझाया नहीं है, अब समझाएंगे प्रॉब्लम। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, यहाँ हमारा डेटा थोड़ा कटा हुआ है तो इसको हम यहाँ से हटा करके ऊपर लिखते हैं और अब ये फिगर हटाते हैं। क्या हमारा था प्रॉब्लम इनिशियली, वो हमने आपको समझा दिया। वही चीज जो हमारा पीछे नीचे कटा हुआ था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। डेल एच हमारा ये गिवन है, हमने ये नोट कर लिया। अब हमारी प्रॉब्लम की प्लानिंग स्टार्ट हो गई, कैसे हमें प्रॉब्लम प्लान करना है। तो आइए, यह डेल एच इज इक्वल टू -43 किलो जूल पर मोल है। इसका मतलब है कि 1 मोल अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होने में इतना किलो जूल एनर्जी रिलीज हुआ है। मतलब जब 1 मोल अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है तो सिस्टम ने 43 या 43 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर दिया। तो जब इतना मोल बना होगा तो सिस्टम ने कितना एनर्जी रिलीज किया होगा ये पता लग जाएगा यूनिटरी मेथड से। और वो जो एनर्जी रिलीज किया, वही रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी
सिस्टम के टेम्परेचर को चेंज किया होगा और उस चेंज इन टेम्परेचर के कारण हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट आया होगा। क्या बोले, अगेन सुनिएगा। अब फाइनली जो आपके कंटेनर में है वो ये है नहीं, ये और ये दो चीजें हैं आपके पास। हमने आपको बताया कि यह एक एक्सोथर्मिक, आगे आप जानिएगा कि डेल एच अगर निगेटिव हो, ये एक इंथैल्पी है जब हम लोग हीट को कांस्टेंट प्रेशर पे मेजर करते हैं, आगे की बात है। अभी डेल एच का कॉन्सेप्ट इस न्यूमेरिकल में यूज भी नहीं होना है, आपको सिर्फ ये जानना है कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सो से क्या हो गया, तो हमने कहा कि एक मोल अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है तो उसने 43 किलोजूल एनर्जी रिलीज किया है। तो अगर इतना मोल वो बना होगा तो उसने कितना किलोजूल एनर्जी रिलीज किया होगा, इसका आइडिया हमें मिल जाएगा। अब वो एनर्जी जो उसने रिलीज किया वो एक्चुअली यूज कहां हुआ, तो जो एनर्जी आपने रिलीज किया है वो हमारा सिस्टम के टेम्परेचर को राइज किया है, और वही सिस्टम का टेम्परेचर जो राइज हुआ, दैट इज वाई हमारा हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। अब अलग बात है कि उसने दे दिया है कि भाई हीट कैपेसिटी जो फ्लास्क का है और अमोनियम क्लोराइड का है वो नेग्लिजिबल है, तो इसका मतलब, लेकिन HCl का उसने हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, और हीट कैपेसिटी क्या होता है कि एक यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है, तो हीट कैपेसिटी उसने अगर HCl का दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि यह रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इस HCl के टेम्परेचर को चेंज कर रहा होगा। क्लियर है बात? तो अब आइए, अब जरा हम लोग देखें तो हम लोग बता सकते हैं कि यह जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड हुआ है, यही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन CV डेल्टी के लिए यूज हुआ होगा फॉर HCl। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ammonium chloride is equal to NCV delta for HCl। अब आप ही बताइए, ये है हमारा -43, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, इनटू मोल है इसका 0.125, याद रखिएगा ये किलोजूल में है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल HCl का, तो 0.275। HCl का CV न्यूमेरिकल में गिवन है, जरा हम एक बार देख ले डेटा कितना दिया है, 20 जूल पर केल्विन पर मोल। शायद हमने 2 दे दिया था लेकिन वो 20 है। प्रॉब्लम में देख लीजिएगा, शायद गलती से हमने 2 जूल पर केल्विन पर मोल बोला है, अगर 20 बोले हैं तो ठीक है, नहीं तो ये CV 20 है उसका गिवन, उस 2 अगर वहां लिखा हुआ है तो उसको 20 करेक्ट कर दीजिएगा इनटू डेल्टा। लेकिन ये जरा इसका यूनिट अगर आप देखिए तो ये जूल में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बोलिएगा कि सर ये वाला तो जूल में है और ये वाला किलो जूल में है, तो इसको आप एक काम करो, इनटू 10⁻³ कर दो। अब आप बताइए क्या आपको डेल्टी नहीं मिल जाएगा क्या यहाँ से? अगर डेल्टी आ गया तो डेल्टी इज इक्वल टू क्या होता है, T इनिशियल माइनस T फाइनल। डेल्टी आपको पता है, T इनिशियल शायद न्यूमेरिकल में 200 केल्विन दे दिया है, तो क्या T फाइनल नहीं आ जाएगा क्या? तो हम T फाइनल का आंसर आपको दे दे, आपका T फाइनल इज इक्वल टू है 1177.27 केल्विन। 1177 कट रहा है क्या? चलिए हम ऊपर वो यहाँ लिख देते हैं, T फाइनल इज इक्वल टू, यहाँ भी कट गया, चलिए इसको हटाकर यहाँ लिख देते हैं, तो हमारा T फाइनल आ रहा है 1177.127 केल्विन। दिस वन इज योर T फाइनल। क्या प्रॉब्लम है, क्या हमने प्लानिंग किया, ये तो समझ में आ गया होगा। अब हमारा फाइनली बोल रहा है, एक और टर्म शायद उसने निकालने को दिया है, और वो उसने बताया है कि भाई आप निकालिए फाइनल प्रेशर कितना होगा। तो आइए हम लोग लगाते हैं, P फाइनल इंटू वॉल्यूम फाइनल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल फाइनल इंटू R इंटू T। PV इज इक्वल टू nRT गैस में लगता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जो मोल बचा हुआ है वो इन टोटल में नहीं आएगा, तो P फाइनल इंटू दो कनेक्टिंग जो सेपरेट फ्लास्क थे उनको अब आपने जोड़ दिया तो जो वॉल्यूम बना वो 1.8 लीटर का बना
1 लीटर और 800 मिलीलीटर। इन फाइनल HCl का मोल 0.275 और आपको पता है न्यूमेरिकल में वैसे दे भी दिया है कि R की ये वैल्यू है, लेकिन आपको पता है। और अभी आपने कहा है कि टेम्परेचर हमारा फाइनल टेम्परेचर तो ये यहाँ दिया है, तो 1177.27 वैल्यू पुट कीजिएगा। आपका P फाइनल इज इक्वल टू जो आ रहा है वो हम आपको आंसर देते। दिस वन इज योर 14.39 एटमॉस्फेयर। समझ में आ गया क्या हमने प्रॉब्लम बताया है? एक और प्रॉब्लम देख ले। आइए अगेन हम प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, जरा देखिएगा। एन आइडियल गैस Cp दे दिया है 5/2R इज कीप्ड इन क्लोज्ड वेसल। बहुत केयरफुली देखिएगा, वेसल क्लोज्ड है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्लोज्ड वेसल ऑफ वॉल्यूम दिस 0.0083 मीटर क्यूब एट 300 केल्विन, कॉमा है 300 केल्विन के बाद यहाँ कॉमा है 1.6 × 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रेशर। An amount of 2.49 × 10⁴ joule of energy is supplied to the gas. Find T final and pressure of gas. वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमको Cv की ज़रूरत है, Cp से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? तो बच्चा बोलेगा कि चलो सर ठीक है, बात आपकी समझ में आ गई कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, थोड़ा प्रॉब्लम मीन है कि जगह कम है, मिटाते हैं। मैंने प्रॉब्लम सामने रहने पर क्या होता है ना, थोड़ा फोकस ज़्यादा करने में लिखने में बनता है। हटा रहे हैं, कोई ये नहीं आपके पास प्रॉब्लम है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप लगाओगे Cp - Cv इज इक्वल टू R। दिस इम्प्लाई Cv इज इक्वल टू 3/2R। क्लियर? अब जो आप हीट दे रहे हो सिस्टम को, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क होगा नहीं, तो पूरा का पूरा हीट इंटरनल एनर्जी में यूज हो जाएगा। और इंटरनल एनर्जी जो होगा वो होगा NCV∆T। तो मतलब जो आपने हीट सप्लाई किया है वो हमारा हो जाएगा, जो भी आपने हीट दिया है वो हो जाएगा N × CV∆T। अब कितना आपने हीट सप्लाई किया है वो पता है। अब स्टूडेंट बोलेगा कि सर मोल तो पता नहीं है, तो आप लगा लो PV इज इक्वल टू nRT। प्रॉब्लम में देखिए, प्रेशर शायद गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, R पता है, T पता है, ना जाएगा। CV अभी आपको पता लग गया तो क्या ∆T नहीं आ जाएगा क्या? और अगर ∆T आ गया तो इनिशियल टेम्परेचर पता है, क्या फाइनल टेम्परेचर नहीं आ जाएगा? और फिर फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा तो अभी जस्ट ऊपर वाले प्रॉब्लम में हमने P फाइनल फाइंड आउट किया है, तो क्या फाइनल प्रेशर नहीं आ जाएगा क्या? क्लियर है? तो हम आपको आंसर प्रोवाइड कर देते हैं, प्रॉब्लम बनाइएगा, बन जाएगा। तो T फाइनल है इसका 675 केल्विन और प्रेशर फाइनल जो है वो हमारा आ रहा है 3.6 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या बोले, समझ में आ गया? क्लोज्ड कंटेनर है तो जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो इंटरनल एनर्जी का चेंज हो जाएगा, और इंटरनल एनर्जी का चेंज NCV∆T। इनिशियल टेम्परेचर पता है तो क्या फाइनल टेम्परेचर नहीं आ जाएगा क्या? क्लियर? आइए फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। ये हमारा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का एक ग्राफ है जिसमें इनिशियल पॉइंट यहाँ है, फाइनल पॉइंट यहाँ है। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है। कह रहा है कि भैया इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए वर्क डन निकालिए। तो आप बोलोगे कि सर वर्क डन तो PV होता है, PV का जो एरिया है वो वर्क डन है। ये तो P वर्सेस T का ग्राफ है, तो P वर्सेस T का अगर ग्राफ है तो इसका मतलब है कि यह एक आइसोकोरिक ग्राफ है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 होगा, मतलब इसका आंसर 0 आ जाएगा। बातें समझ में आ गई? क्या बोले ये ज़रा अगेन एक बार सुनिएगा। हमारा PV जो है वो वर्क डन होता है और उसका एरिया वर्क डन देता है, लेकिन ये तो P वर्सेस T का ग्राफ है, तो ग्राफ आइसोकोरिक हुआ ना। और अगर आइसोकोरिक ग्राफ है
तो उसके वर्क डन तो जीरो होते हैं, तो दैट इज वाई इट्स आंसर इज जीरो। क्लियर? तो उम्मीद करें कि 4 प्रॉब्लम है, इसको आप एक बार ज़रा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर धीरे धीरे हमारा थ्योरी खत्म होने के बाद बाकायदा 2-3 लेक्चर जो होगा वो सिर्फ प्रॉब्लम क्लास की ही होगी। ठीक है, तो चलिए, ओके, थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।